गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे। उस हवाले से जो पहली एविडेंस है वो पैलिएंटोलॉजी की है। पैलिएंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जैसे ये फॉसिल यकीनन आप देख रहे हैं एक फॉसिल रिकॉर्ड के हवाले से। जैसे ये आर्क्योपिटेरिक्स का जो फॉसिल है, आर्क्योपिटेरिक्स जैसे एंशियंट बर्ड कहते, कॉमनली कॉल्ड द एंशियंट बर्ड। आर्क्योपिटेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक तस्वर किया जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। आर्क्योपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। आर्क्योपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके दरमियान? बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स यानी जैसे अगर हम एवोल्यूशनरी सीरीज या सीक्वेंस देखें, जो एवोल्यूशनिस्ट जो बताते हैं कि फिशेस से जैसे एम्फीबियन से इवॉल्व हुए और एम्फीबियन से आगे जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुए और रेप्टाइल से आगे देन जो है इनमें से दो ग्रुप इवॉल्व हुए। रेप्टाइल में से बर्ड्स भी इवॉल्व हुए एज वेल एज मैमल्स भी इवॉल्व हुए। तो रेप्टाइल्स की एक ऐसी पोजीशन है या प्लेस है, जगह है, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। उसमें जैसे आर्क्योपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि आर्क्योपिटेरिक्स का जो फॉसिल मिला था उसके अंदर ऐसी फीचर्स मौजूद हैं, जो कुछ रेप्टिलियन फीचर्स भी मौजूद हैं और कुछ जो है बर्ड्स की फीचर्स मौजूद है। बर्ड्स की फीचर तो दो ही इनफ है, काफी है। कौन सी? कि जैसे फोर लिम्ब हैज बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्ब हैज बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। विंग्स अगर है यकीनन तो वो बर्ड होगा। इसी तरह से जो ये बीक है, जैसे बीक, ये बीक ऐसी फीचर है जो बर्ड्स के अंदर होती है। बाकी जैसे देखिए कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो रेप्टिलियन फीचर्स है। रेप्टिलियन फीचर्स के हवाले से अगर देखें, ये बहुत ही एक लॉन्ग टेल वर्टिब्री है। जैसे लिजर्ड्स जितनी भी होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर लॉन्ग टेल होता है विद टेल वर्टिब्री। तो यानी इनके अंदर बोन्स का भी जैसे तादाद ज्यादा है। आज जैसे मॉडर्न बर्ड्स हैं, मॉडर्न बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर क्या हुआ है कि एक सिंगल वर्टिब्री हो गई है, टेल वर्टिब्री ये फ्यूज होके एक वन हो गई है। बट जो एंशियंट बर्ड है आर्क्योपिटेरिक्स है, उसके फॉसिल रिकॉर्ड के हवाले से देखा जाए तो उसमें लॉन्ग टेल वर्टिब्री थी, यानी बहुत ज्यादा टेल वर्टिब्री थी, लॉन्ग टेल था। ये सजेस्ट कर रहा था कि जो बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल। इसी तरह से जैसे आजकल जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर जो है जैसे ये क्लॉस है, नाखून है, ऐसे फिंगर, फ्री फिंगर्स एंड मोर फेलेंजेस विद, ये क्लास है जो हार्नी क्लास है, ऐसी नाखून हार्नी क्लास जो लाइक जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके अंदर नहीं है। ये जो फॉसिल मिला था आर्क्योपिटेरिक्स का, इसके अंदर जो ऐसी क्लास मौजूद थी। क्लास की प्रेजेंस ये भी इंडिकेट करता है, ये भी एक तरह से इंडिकेशन है कि ये रेप्टिलियन फीचर है। इसी तरह से जो एंशियंट बर्ड है इसके अंदर टीथ भी मौजूद है, बी के अंदर टीथ भी मौजूद है। टीथ की फीचर भी रेप्टाइल की है, मॉडर्न बर्ड्स है उनके अंदर टीथ नहीं है। तो ये ऐसी फीचर्स थी जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। इसी तरह से हमारे अभी इस एवोल्यूशन के सेक्शन में एक टॉपिक नहीं है, एग लेइंग मैमल्स, जिसे प्रोटोथीरियन कहते हैं। एग लेइंग मैमल्स आर प्रोटोथीरियन या मोनोट्रीम्स कहते हैं। उनको भी कनेक्टिंग लिंक तस्वर किया जाता है किसके दरमियान? बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, इनके दरमियान जैसे कनेक्टिंग लिंक है, जिन्हें कहते हैं मोनोट्रीम्स, एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। उनके अंदर भी रेप्टिलियन एज वेल एज मैमेलियन फीचर्स हैं। होना तो ये चाहिए कि जैसे कोई भी एक एनिमल है तो उसके अंदर एक ही ग्रुप की फीचर्स होनी चाहिए, या वो रेप्टाइल होना चाहिए या बर्ड होना चाहिए। बट कुछ कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे पाए जाते हैं जिसके अंदर दोनों फीचर्स मौजूद होती हैं। रेप्टिलियन फीचर्स भी हैं, मैमेलियन फीचर्स भी हैं। दोनों फीचर्स अगर मौजूद हैं तो हम उससे कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है। इट इज कंसिडर एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स। कौन से? जैसे अगर आर्क्योपिटेरिक्स को देखा जाए जिसका फॉसिल मिला था, उसके अंदर जो रेप्टिलियन फीचर्स भी मौजूद हैं एज वेल एज बर्ड्स की भी फीचर्स मौजूद है। उससे जो एवोल्यूशनिस्ट है उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि जैसे अगर कोई एक एनिमल है उसके अंदर दो किस्म के अगर फीचर्स मौजूद हैं तो मीन्स जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है मॉडिफिकेशन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस हुई हैं।
ऐसा ऐसा जैसे ऑर्गेनिज्म इस तरह से एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप को इवॉल्व हुए हैं। तो इसी तरह से जो है वो कहते हैं कि बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स से ही जैसे बर्ड्स इवॉल्व हुए। तो ये फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल मिला था आर्कियोपिटेक्स का, तो उससे अंदाजा लगाया ना उससे कि ये डायरेक्ट उन्होंने जैसे प्रूफ दिया कि रेप्टाइल से ही जैसे बर्ड्स इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए। तो इसी तरह से ये एक इलस्ट्रेशन है, एक जैसे आर्कियोपिटेरिक्स की जो हमारे बुक्स में ऐसे दी जाती है, जैसे आर्कियोपिटेरिक्स की इलस्ट्रेशन है। फॉसिल रिकॉर्ड जब भी मिलता है तो आर्टिस्ट उसको जैसे कंस्ट्रक्ट करता है कि ये किस तरह का एनिमल हुआ होगा। जैसे ये बीक है, इस फॉसिल मिला था तो वो इस तरह से बर्ड की सूरत में नहीं था, जस्ट उसकी जो निशान या इम्प्रिंट्स थे, जैसे फॉसिल कह रहे थे, फॉसिल हार्ड स्ट्रक्चर में जैसे पत्थर के उसके निशान आ गए थे, वही फॉसिल था। बट उसको जैसे दिखाया गया कि ये एंशियंट बर्ड आर्कियोपिटेरिक्स इस तरह का हो सकता है। तो यानी इसके बीक के अंदर जो है, बीक के अंदर टूथड बीक है तो रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से जो विंग्स के अंदर ऐसे क्लास मौजूद है, ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। विंग किला का रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से लॉन्ग टेल, यानी टेल जो है उसमें लॉन्ग वर्टिब्री थी, ये सब जो है रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि जो फॉसिल मिला था वो फॉसिल जो जो कंजर्व जो सेव हुआ जैसे आप कहें, वो इस तरह से था कि यानी ये जो है इसके जो हेड रीजन है, ये बीक है, उसके अंदर जैसे बीक के अंदर टीथ भी जैसे पाए गए थे उसके निशान, ये क्लॉस है इस तरह से जो है लाइक ये लॉन्ग टेल है। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था कि यानी ये फॉसिल किस तरह का नजर आएगा। तो आर्कियोपिटेरिक्स को जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया, देखा गया, तो इसके अंदर उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसके अंदर जैसे दो किस्म की फीचर्स मौजूद है। तो इसको उन्होंने कंसीडर किया कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके दरमियान, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब हम टेक्स्ट पे आते हैं। हमारे एनटीबी बुक के अंदर जो टेक्स्ट है पैलियोलॉजी के हवाले से, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि पैलियोलॉजी ऑफ डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉसिल। कोई भी जैसे अगर फॉसिल मिलता है तो उसको इंटरप्रेट करना कि इसमें कौन सी फीचर्स हैं, क्या एज है इसकी, कितने मिलियन ईयर्स अगो ये जो है कोई एवोल्यूशन। जिराफ की भी मिली है, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला कि जिराफ के जो एंसेस्टर थे पहले ऐसे नहीं थे। तो ओल्ड जो फॉर इंस्टेंस एविडेंस फ्रॉम अदर मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंसेस प्लेस प्रोकैरियोट एज द एंसेस्टर ऑफ द लाइफ। ठीक है, प्रोकैरियोट जैसे एवोल्यूशन की सीरीज में भी हमने जैसे पढ़ा था, सबसे पहले जो लाइफ जो इमर्ज हुई थी प्लानिट अर्थ पे वो प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स के बाद देन जैसे यूकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स के बाद जैसे यूनिसेल्युलर और देन मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, और इस तरह से डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो प्रोकैरियोट्स आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ। ये भी थोड़े से इनका फॉसिल रिकॉर्ड इनको मिला है, इतना ज्यादा नहीं है। प्रिडिक्ट्स दैट द प्रोकैरियोट शुड प्रीसीड द यूकैरियोटिक लाइफ, यानी प्रोकैरियोटिकल ये एंसेस्टर उसी में से जो है यूकैरियोट से इवॉल्व हुए। इन द फॉसिल रिकॉर्ड इंडीड द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स आर द प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स के फॉसिल मिले और उससे पता चला कि यानी ये सबसे एंशिएंट लाइफ है, पहली लाइफ है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ इमर्ज हुई थी प्लैनेट अर्थ पे वो प्रोकैरियोट थे। उनके बाद जो उसमें यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, यूकैरियोट्स के बाद डाइवर्सिटी हुई है, डिफरेंट टाइप के सेल्स, मल्टी सेल्यूलर, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म सब उसके यूकैरियोट से आगे बढ़े। तो ये फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि प्रोकैरियोट्स ही सबसे ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है, ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट, अच्छा ये इलस्ट्रेशन थोड़ी सी अच्छी है, इसके जरिए आप देख सकते हैं कि लाइक मेमेलियन फीचर्स और रेप्टिलियन फीचर्स आर्कियोपिटेरिक्स में कौन सी है। टूथड बीक जो है, टूथड बीक ये आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। विंग्स के अंदर ऐसी क्लास विंग किला, ये रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से लॉन्ग टेल भी जैसे एक रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी ये जो विंग्स हैं ये एवियन कैरेक्टरिस्टिक है। एवियन मीन्स बर्ड का, एवियन का मतलब है बर्ड का जैसे। और मोर ओवर बीक भी जिस तरह से आ जाती है, तो ये एक अगेन बीक भी सवाई बर्ड्स के अलावा किसी ग्रुप में नहीं होती है।
तो ये रिकंस्ट्रक्शन आर्कियोप्टेरिक्स की, जिसमें बोथ जैसे मेमेलियन, रेप्टिलियन और एवियन कैरेक्टरिस्टिक दिखाए गए। सो नेक्स्ट हम आते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल, एनटीबी बुक के अंदर हेडिंग है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की मीनिंग होती है फॉलोइंग वन थिंग आफ्टर अनदर ओवर टाइम, जैसे वक्त गुजरने के बाद एक में से जैसे सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, एक में से दूसरा ग्रुप जैसे इवॉल्व हो, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक सीक्वेंस बनाई थी, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से आगे दो ग्रुप, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। वक्त गुजरने के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे चेंजेस आती जाती है, तो एक ग्रुप में से दूसरा ग्रुप, उसमें से आगे नेक्स्ट ग्रुप, उसमें आगे नेक्स्ट ग्रुप, तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो देयर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स। कौन सी? जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वर्टिब्रेट्स के हवाले से, फिशेस, देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद देन रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स का देन जो है आगे दो ग्रुप है। कौन से ग्रुप? दो, एक जैसे बर्ड्स है और दूसरे जो है इसमें मैमल्स आ जाते हैं। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, ठीक है। द फॉसिल फिश सबसे यानी ओल्ड अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स है, उसके बाद एम्फीबियंस नेक्स्ट है, और एम्फीबियंस के बाद देन रेप्टाइल्स है, और रेप्टाइल से आगे दो ग्रुप, कौन से? रेप्टाइल में से आगे दो ग्रुप हैं, जिसमें बर्ड्स भी इवॉल्व हुए रेप्टाइल से, एज वेल एज मैमल्स भी इवॉल्व हुए। ऐसे नहीं है कि लाइक हम ये कहें कि रेप्टाइल से बर्ड देन मैमल, इस तरह से नहीं, रेप्टाइल से मैमल देन बर्ड, इस तरह से नहीं। रेप्टाइल ही कॉमन एंसेस्टर है किसका? बर्ड्स का भी एंसेस्टर है ये, एज वेल एज मैमल्स का भी रेप्टाइल्स ही एंसेस्टर है। तो इस सीरीज या सीक्वेंस को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ऑर्डरली, प्रोग्रेसिवली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जैसे वर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का एग्जांपल है। होपफुली आपने ये सीक्वेंस मेनी टाइम जैसे पहले ही पढ़ी होगी कि किस तरह से जो वर्टिब्रेट्स जो है ये इवॉल्व होते हैं। द सीक्वेंस इज द कंसिस्टेंट विद इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम। जैसे देखें वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होती है। जैसे अगर आप देखें फिशेस के अंदर क्या है, फिशेस के अंदर गिल्स हैं फॉर ब्रीथिंग, और फिन्स होती हैं स्विमिंग के लिए होती हैं। बट फिशेस से अर्ली एम्फीबियंस से इवॉल्व होते हैं, फिशेस से जब अर्ली एम्फीबियंस इवॉल्व हुए तो इन्हीं फिन्स में से लेग्स बन गए हैं, और इनके अंदर कुछ जो है एयर ब्लेडर, स्विम ब्लेडर जैसी स्ट्रक्चर्स थी वो लंग्स बन गए, और जो फिन्स हैं उनसे लिम्स और लेग्स बन गए। फिन्स से लिम्स और लेग्स बने, देन जमीन पे वो चल सकते हैं, और इनके अंदर स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर टाइप की स्ट्रक्चर थी, तो वो जैसे लंग्स में इवॉल्व हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो एक मीडियम में, एक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहता है, वहां से यकीनन उसकी जब मॉडिफिकेशन हुई है, चेंजेस हुई है, एडेप्टेशन हुई है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, तो न्यू ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। कंसिस्टेंसी विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम। जैसे फिशेस से जो एम्फीबियन इवॉल्व हुए, तो यकीनन इनके अंदर एक लाइक थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है। इसी तरह से समटाइम्स फॉसिल रिकॉर्ड अलाउज अस टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मॉडर्न डे हॉर्स है, उसकी अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रेस करना चाहें तो वो भी फॉसिल रिकॉर्ड से पता चल गई है कि हॉर्स के जैसे एंसेस्टर कौन से एंसेस्टर थे, कब रहते थे, और उनमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, उनकी पूरी कंप्लीट सीरीज और सीक्वेंस मिल गई है। इसी तरह से एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि अगर जितने भी इस वक्त ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन सब की ऐसी एवोल्यूशनरी अगर हमें हिस्ट्री मिल जाए तो हम कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच सकते हैं। तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जैसे एक हॉर्स की भी जैसे कहते हैं कि एवोल्यूशनरी सीरीज मौजूद है। अर्लीस्ट हॉर्सेस हैड 4 टोज, जैसे उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमें एक इलस्ट्रेशन दे भी आते हैं। सबसे पहले जो हॉर्स पाए गए थे उसमें जो है 4 टोज थे, उनमें 4 टोज के बाद ओवर द टाइम नंबर ऑफ द टोज रिड्यूस टू 3, 4 में से उसके जो है 3 हो गए। 3 के बाद जैसे इस वक्त जैसे देखते हैं मॉडर्न हॉर्स में क्या होता है, एक जैसे वन लार्ज हूफ है, बाकी टोज कहाँ गए,
बाकी टोज जो नॉन फंक्शनल हो गए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। वन अब टो बचा है, द लार्ज सेंट्रल टो दैट एंड्स इन अ हूफ, जिसका खुर है। अभी वो एक ही जैसे टो मौजूद है। बाकी ये इसका जो है फोसिल रिकॉर्ड मिला है कि पहले 4 इसमें टोज थे, 4 के बाद 3 टोज हुए, 3 टोज के बाद अब इस वक्त मॉडर्न हार्स के अंदर ओनली 1 टो जो हूफ बन गया है। ऐसी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मौजूद है। एविडेंसेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड सपोर्ट द कॉमन डिसेंडेंट हाइपोथेसिस। और इसी जैसे हार्स की एवोल्यूशन के हवाले से जो लाइक हमें पूरी सीक्वेंस मिली है, तो वो ये कहते हैं कि ये एवोल्यूशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे हार्स के भी जैसे एंसेस्टर थे, हार्स जैसे आज हम जैसे देख रहे हैं ऐसा नहीं था, इसके एंसेस्टर डिफरेंट थे। वक्त गुजरने के साथ उनमें जो चेंजेस आई हैं, चेंजेस आने के बाद जैसे आज जैसे हार्स हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हार्स में इतनी बड़ी चेंजेस आई तो इसके अलावा और भी जितने एनिमल्स इस वक्त मौजूद है, हो सकता है कि उनके अंदर भी ऐसी एवोल्यूशन हुई हो, बट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। एवोल्यूशनिस्ट ऐसे कहते हैं। तो अब हम जैसे देखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर कि सबसे पहले जैसे हार्स के 4 टो किस तरह से थे, उसके बाद 3 टो किस तरह से, और आज जैसे मॉडर्न टो ओनली 1 सेंट्रल जो टो है वो हूफ किस तरह से बना है। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। जो आज से 60 मिलियन ईयर्स अगो, 60 मिलियन ईयर्स अगो ये हार्स के एंसेस्टर थे। और डिफरेंस जैसे इसके नेम है, जैसे उसके बायोलॉजिकल नेम है हायरोकोथेरियम, जो इसका नेम था, उसमें से 40 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे 60 मिलियन ईयर्स अगो इसमें जैसे 4 टोड हूफ था, 4 टोड यानी उसके जो 4 लेग्स थे। उसके बाद जैसे 40 मिलियन ईयर्स अगो जो मीजोहिपस बना, इसी में से जब मीजोहिपस बना उसमें क्या हुआ, टू लास्ट फॉर मूविंग फास्टर ओवर ड्राई ग्राउंड। जैसे ड्राई ग्राउंड पे चलने के लिए जैसे अब 4 में से जैसे इनकी जो है 3 टो वाला ये हो गया। उसके बाद मेरीचिपस है, मेरीचिपस इस एनिमल का नेम है मेरीचिपस। जैसे हायरोकोथेरियम से जो है मीजोचिपस बना, मीजोहिपस बना, मीजोहिपस से मेरीचिपस बना। मेरीचिपस में मिडिल टो डेवलप इनटू अ हूफ, इसमें जो है ये मिडिल टो से हूफ बना 30 मिलियन ईयर्स अगो। मेरीचिपस के बाद पिलियोहिपस, पिलियोहिपस जो 10 मिलियन ईयर्स अगो, उसमें अदर टोज लास्ट एज मिडिल हूफ यूज्ड। उसके बाद जो सिर्फ मिडिल हूफ जो है इनका इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद पिलियोहिपस से जैसे आज जैसे इक्वस है, तो आप इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नेम इतने याद करें कि आपका ये काम नहीं है, बिकॉज एसटीबी या एनटीबी किसी बुक के अंदर इनकी ये एवोल्यूशनरी सीरीज आपके टेक्स्ट में नहीं रखी गई है। हम जो जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि इनकी सीरीज और सीक्वेंस मिली है, तो उसको हम देख रहे हैं कि पहले 4 टो थे, 4 टो के बाद 3 टो हुए, 3 टो के बाद जैसे 1 टो। ये मॉडर्न हार्स है जिसका नेम इक्वस है। 1 मिलियन ईयर अगो साइंटिस्ट कहते हैं इसके अंदर ये हुआ है कि सिंगल हूफ रन्स क्विकली ओवर द हार्ड ग्राउंड, इस वजह से ये अभी एक सिंगल हूफ बना है। तो ये कंप्लीट सीरीज और सीक्वेंस मिली है किसकी, जैसे मॉडर्न हार्स की। तो उसमें जैसे जो हायरोथीरियम, हायरोथीरियम के बाद मीजोहिपस, मीजोहिपस के बाद मेरीचिपस, मेरीचिपस के बाद पिलियोहिपस, पिलियोहिपस के बाद इक्वस आज जैसे मौजूद है। तो ये मॉडर्न डे हार्स है, इसमें ओनली हूफ ही इस्तेमाल जैसे हो रहा है। तो ये इनके नेम याद करना जरूरी नहीं है, नेम याद करना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द, कंपैरेटिव स्टडी में आते हैं। कंपैरेटिव स्टडी को जैसे हम कहते हैं, जैसे पहली बात की एनाटॉमी किसे कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। एक जैसे मॉर्फोलॉजी होती है, फिजिकल आउटर अपीयरेंस, एक्सटर्नल फीचर किस तरह की होती है, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इंटरनल जो पैटर्न होता है ऑर्गन्स का, स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी स्टडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव की मीनिंग होती है कि हम जैसे मैमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर वही एक सेम ऑर्गन है, उसकी हम कंपेयर करेंगे। जैसे लिम्स का हम एग्जांपल लें कि लिम्स के एग्जांपल के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास मेमेलिया, उसके अंदर कई मैमल्स हैं,
डिफरेंट लोकेशन पे रह रहे हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स पे रह रहे हैं, उनकी 4 लिम्ब है, उसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करें सिर्फ मैमल्स की इस तरह से, तो इसी कंपेरेटिव क्या कहेंगे हम, इसे कंपेरेटिव एनाटॉमी कहेंगे। जैसे अगर क्लास मेमेलिया के मेंबर्स की इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें और कंपेयर करें, आइदर उनमें सिमिलरिटी है या डिफरेंस है, तो इस तरह की स्टडी को जैसे हम कह रहे हैं कि एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एनाटॉमी। तो जैसे इन्होंने एवोल्यूशनिस्ट ने की थी और उन्होंने कहा था कि जो कंपेरेटिव एनाटॉमी अगर हम करेंगे तब भी जैसे वो उनमें ऐसे प्रूफ मिलते हैं, ऐसी एविडेंसेस मिलती हैं जो एवोल्यूशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है। किस तरह से, जैसे कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स रिवील्स दैट सर्टेन parts of the organism have similarities in structure while others have similarities in function। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनकी शक्ल के लिहाज से एक जैसे है पर फंक्शन डिफरेंट है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी इनको नजर आए जिनकी फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, तो इसे कहते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमिलरिटीज हैं स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शंस उनकी डिफरेंट है, उनके फंक्शंस जो हैं डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट है। व्हाइल अदर्स हैव सिमिलरिटीज इन फंक्शन। सिमिलरिटीज इन फंक्शन का मतलब फंक्शन सेम है बट जो स्ट्रक्चर्स है या ऑर्गन्स है वो उनकी जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, ऑर्गन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिनकी जो है सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, किन में सेम फंक्शन और पैटर्न स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। तो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं, उन्होंने इस तरह से कंपेयर करके बाकी जैसे फाइनल जैसे बताया कि ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन की। तो किस तरह से, एक जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जैसे दो किस्म के आगे एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे, एक डाइवर्जेंट और दूसरी कन्वर्जेंट हेडिंग है। तो होमोलॉगस ऑर्गन किसे कहेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन हम उनको कहेंगे जिनकी जैसे स्ट्रक्चर्स सेम हो बट फंक्शंस डिफरेंट हो, फंक्शंस मॉडिफाइड हो, फंक्शंस चेंज हो, ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इसके कंपेरेटिवली जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फंक्शन सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स, या जैसे होमोलॉगस ऑर्गन हम उन्हें कहेंगे जिनके फंक्शंस के हवाले से डिफरेंस है, डिफरेंट फंक्शंस है बट उनकी ओरिजिन कहीं आप, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं वो सेम और सिमिलर है। तो हम आगे जैसे दोनों का एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स का क्या एग्जाम्पल है और एनालॉगस ऑर्गन्स का क्या एग्जाम्पल है। एनालॉगस ऑर्गन को अगर आप देखें जैसे बटरफ्लाई है या ड्रैगन फ्लाई या इंसेक्ट्स आप कहें जिनके यहाँ विंग्स मौजूद हैं, इसी तरह से आप देखें बर्ड्स है उनके अंदर भी विंग्स मौजूद हैं। अब देखिए दोनों का फंक्शन सेम है, सिमिलरिटी इन फंक्शन हुई कि फ्लाइट में या उड़ने में मदद देते हैं, बट आप देखिए इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जिससे बर्ड्स की जो विंग्स हैं ये क्या होती है, 4 लिम्स है बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बट आप जैसे इंसेक्ट की विंग देखें वो तो जस्ट एक मॉडिफिकेशन है ना, जैसे आउटर स्किन है उसकी जैसे एक डेरिवेटिव है। तो इस तरह से जो है कोई 4 लिम्ब हैज बीन मॉडिफाइड इनटू विंग, इस तरह की पैटर्न नहीं है, ना ही उसमें कोई बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ना ही उसमें जैसे फेदर्स है। तो यकीनन क्या हुआ है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनका जो फंक्शन है वो सेम है, सिमिलर है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। इसके मुकाबले में अगर देखें कि सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर जैसे ओरिजिन हो, फंक्शन डिफरेंट हो, उस ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन के हवाले से अगर आप देखें, होमोलॉगस ऑर्गन हमने जैसे फर्स्ट ईयर के एसटीबी में भी पढ़े हैं, चैप्टर 5 के अंदर एक वहां पे इलस्ट्रेशन मौजूद है, जैसे काफी सारी 4 लिम्स दी गई है जिसमें ह्यूमन बीइंग की 4 लिम्ब है, व्हेल की 4 लिम्ब जिससे फिल्पर कहते हैं, और कैट की भी 4 लिम्स है, हॉर्स की भी लिम्स है। तो उन सब की जैसे फंक्शंस मॉडिफाइड है या डिफरेंट है,
फंक्शन सबके मॉडिफाइड या डिफरेंट है, बट आप उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें सबकी सेम है। कैसे बोन की अरेंजमेंट है, बोन है, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स का पैटर्न है, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, बट उनके फंक्शन मॉडिफाइड है। तो ऐसे आर्गन को हम कहते हैं होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। तो एवोल्यूशनिस्ट क्या कंक्लूड करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, इसमें ये करते हैं कि जब फंक्शन भले डिफरेंट हो, कहते हैं एटलीस्ट ओरिजिन तो सेम है, आर्गन्स तो सेम है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन सबके एंसेस्टर किसी दौर में सेम थे या सिमिलर थे। मैमल्स आज भले, जैसे एक्वेटिक मैमल व्हेल पानी में रह रहे हैं तो उनकी 4 लिम्ब हैव बीन मॉडिफाइड, ये किस में हो गए? फ्लिपर में, स्विमिंग में मदद दे रहे हैं। इसी तरह से बैट की जो 4 लिम्ब है विंग में कन्वर्ट चेंज हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। बैट भी मैमल है, उड़ सकती है, एरियल मोड ऑफ लाइफ उसका है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग है, उसकी आर्म्स हैं, किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ने में इस्तेमाल होती है। कैट की 4 लिम्स है, रनिंग में, दौड़ने में काम देती है। तो यानी फंक्शन तो भले कुछ भी डिफरेंट हो, बट इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम है, सिमिलर है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इन सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। इसका मतलब है एवोल्यूशन हुई है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स होते गए। तो इस तरह की एवोल्यूशन को कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की मीनिंग होती है स्पीशीज शेयरिंग ए कॉमन एंसेस्ट्री। जैसे जितने भी मैमल्स का अभी हमने एग्जाम्पल लिया, इन सब की कॉमन एंसेस्टर हैं। बिकम मोर डिस्टिंक्ट, उनमें फर्क आ गया, उनकी देन स्ट्रक्चर में फर्क आ गया। जैसे आप देखें, जैसे वेल है, वेल भी मैमल, भेट भी मैमल है, ह्यूमन बीइंग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है। देखें इन सब के अंदर जैसे फर्क आ गया, बिकम मोर डिस्टिंक्ट, यानी एक दूसरे से सब अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए, क्यों अलग अलग हुए? कि डिफरेंट, यकीनन उनके ऊपर कोई ऐसे प्रेशर्स होंगे उस एनवायरनमेंट में रहते हुए, जैसे प्रीडेशन का कोई प्रेशर होगा, फूड सप्लाई का प्रेशर होगा, या कंपटीशन फॉर मेट्स होगा, या रहने की जगह का होगा, सर्वाइवल के लिए यकीनन ऐसी स्ट्रक्चर्स उसमें डेवलप हो गई, मॉडिफाई हो गई। बाकी एंसेस्टर तो सेम है। इस तरह की एवोल्यूशन को कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर स्पीशीज शेयरिंग ए कॉमन एंसेस्ट्री, इन सब की जो है कॉमन एंसेस्टर थे, बट शक्ल उनकी डिफरेंट हो गई। क्यों डिफरेंट हो गई? डिफरेंट रीजंस की वजह से भले डिफरेंट हुई है, बट इनकी ओरिजिन तो सेम है। उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब हम जो हमारे एनटीबी बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस बिकॉज दे वर इनहेरिटेड अ कॉमन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर आर कॉल्ड एज होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहेंगे। Their similarity is called as homology. Study of homologous structures is called as homology. The study of homologous structure is called as homology. इसे हमने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा है। The pattern of the evolution in which the different species have been evolved from common ancestor at different habitats is known as divergent evolution. जैसे अभी हमने पढ़ा pattern of evolution in which different species have been evolved. जैसे ancestor उनका एक है, बट जैसे वो डिफरेंस उनमें आ गया, कॉमन तो एंसेस्टर है, एट डिफरेंट हैबिटेट्स है, डिफरेंट रहने की जगह, वहाँ का जो प्रेशर है फीडिंग के हवाले से, रहने की जगह के हवाले से, जिसकी वजह से कुछ यकीनन डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के एवोल्यूशन को कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये सारी बुक्स में जैसे डेफिनेशंस मौजूद हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको आप याद करेंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसकी? लाइक होमोलॉगस ऑर्गन्स के हवाले से। सो फॉर एग्जांपल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द फ्लावर्स इज द सेम। यानी फ्लावर के अंदर यकीनन आपने जैसे पढ़ा है पार्ट्स तो सेम है। सेपल्स सबसे बाहर, उसके बाद पेटल्स कलर्ड पार्ट, उसके बाद नंबर 3 जो मेल पार्ट होते हैं वो सारे फ्लावर्स के अंदर सेम एक जैसे हैं। फीमेल पार्ट गाइनोशियम जिसके अंदर पिस्टल कार्पल जो होते हैं, तो फ्लावर तो सबके अंदर सेम है, बट आप इसे देखें उनका कलर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है और शेप डिफरेंस है। जैसे ये डिफरेंस तो आ गया है, बाकी उनकी ओरिजिन तो सेम नजर आ रही है कि 4 पार्ट्स हैं, हर एक के काम क्या है, जैसे बेसिक काम तो उनका सबका जैसे सेम है। So similarity the limb bones pattern of all tetrapod from amphibians to mammals have same structure plan.
इट इज कॉल्ड एज पेंटाडेक्टाइली लिम्ब। पेंटाडेक्टाइली लिम्ब की मीनिंग होती है हैविंग 5 फिंगर्स, जिसमें 5 जैसे फिंगर्स, डिजिट्स, टोज हो तो उसे हम कहेंगे पेंटाडेक्टाइल कहेंगे। बाकी कुछ ऐसे हैं जिनमें यूज होते हैं, रिड्यूस हो गई है, बाकी और अलग चीज है। वर्टिब्रेट 4 लिम्स आर यूज फॉर फ्लाइट, जैसे बर्ड्स एंड बैट के अंदर फ्लाइट उड़ने में काम दे रहे हैं। ओरिएंटेशन, अच्छा उसके बाद जैसे ओरिएंटेशन इन स्विमिंग, जैसे वेल एंड डॉल्फिन है, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं, फिशेस नहीं है। ये स्विमिंग में की 4 लिम्स यूज हो रही हैं। हॉर्सेस की 4 लिम्स रनिंग में यूज हो रही हैं। क्लाइंबिंग, आर्बोरियल लिजर्ड, आर्बोरियल कहते हैं ट्री लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है आर्बोरियल, आर्बोरियल। तो ये कुछ ऐसी लिजर्ड्स हैं जो ट्रीज पे भी चढ़ जाती है, तो उनकी 4 लिम्स है, ये क्लाइंबिंग में मदद दे रही है। आर स्विंगिंग फ्रॉम ट्री ब्रांचेस, एक ट्री ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाने के लिए भी काफी सारे, जैसे एक ऐसे मंकीज का टाइप है जो एक ट्री में पकड़ के अपनी 4 लिम्ब को यूज करके दूसरे ट्री तक वो दूसरी लिम्ब होती है, इस तरह से ट्री टू ट्री जो है मूव करते रहते हैं। तो ये भी एक तरह से है, तो 4 लिम्ब्स है। Yet all vertebrates 4 limbs contain the same set of bones organized in a similar way despite their dissimilar function. फंक्शन भले डिफरेंट हो बट उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सब सेम है, सिमिलर पैटर्न है। तो ये होमोलॉजी सपोर्ट कर रही है, इन सब के कॉमन एंसेस्टर होते हैं, इन सब के कॉमन एंसेस्टर होते हैं। एक इलस्ट्रेशन है इनकी, जैसे हम देखेंगे कि कॉमन एंसेस्टर जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है। जैसे आप देखें ये वेल है, उसकी जो है फिल्पर है, तो इसमें एक सिंगल बोन, 2 बोन और छोटी छोटी बोन्स, और देन जो है ये जैसे फिंगर और टोज की जैसे मजीद बोन्स होती हैं। इसी तरह से कैट में जैसे देखें ना आप पिंक कलर को देखें, एक सिंगल बोन, सिंगल बोन। हार्स की भी जैसे 4 लिम्ब को देखें, ये सिंगल बोन। ह्यूमन की भी जैसे टॉप पे जैसे आप देखें सिंगल बोन। उसके बाद यहाँ पे 2 बोन्स हैं, जैसे 2 बोन्स हैं, कुछ में बड़ी है, छोटी है, थोड़ी सी डिफरेंस जरूर है बट 2 बोन्स है। उसके बाद मजीद जैसे देखें यहाँ पे ग्रीन कलर, तो सबके अंदर जैसे देखें ग्रीन कलर, यानी बोन्स की पैटर्न है वो सबकी सेम है। उसके बाद जैसे ये ह्यूमन बींग है तो उसके अंदर इस तरह का हैंड है या टोज है, उसमें फिंगर्स आ गई। हार्स के अंदर जैसे आपको बताया कि रिड्यूस हो गई है, एक ही टो बचा है। और इसी तरह से कैट के अंदर है, और इसी तरह से व्हेल के अंदर है, सबके अंदर है। तो यानी ये जो बोन्स ऑफ द वर्टिब्रेट 4 लिम्ब, तो 4 लिम्ब की जो है इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, बट फंक्शन डिफरेंट है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन्स कहेंगे, जिनका जैसे फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन सबका डिफरेंट है, फंक्शंस डिफरेंट है या मॉडिफाइड है, फंक्शंस डिफरेंट और मॉडिफाइड है, बट ओरिजिन सेम है, सिमिलर है। बट इनकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन सेम और सिमिलर है। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स की स्टडी को हम होमोलॉजी कहेंगे। और होमोलॉगस ऑर्गन्स किसको, किस एवोल्यूशन को, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को सपोर्ट कर, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। they favor divergent evolution, they support divergent evolution। तो आज जस्ट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तक इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे एवोल्यूशन की जो एविडेंसेस हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो पीडीएफ दे, भाई ये पीडीएफ टेक्स्ट बुक तो है, टेक्स्ट बुक है, अगर उसको थोड़ी अगर आप तकलीफ करें, उसके अंदर तो ये सारी पॉइंट्स मौजूद हैं, पढ़े, अंडरलाइन करें, नोट करें, बुक को पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। ये तो हमारी मजबूरी है जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना, ताकि ये पॉइंट्स हैं थोड़ी उसमें एक डायग्राम जैसे ऐड करते हैं, वही सेम पॉइंट्स है। जैसे मैंने रिपीटेडली आपको जैसे कहा है कि यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है जिसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी सबसे पहले डेटा बनाए, कौन सा फार्मूला लगाए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उस सोल्यूशन तक पहुंचे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। या जैसे देखिए कोई इसमें जैसे टेक्स्ट बुक है वही देखते हैं, तब तक आप टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को पढ़ें, आखिर में हम आपको दे ही देंगे। और इस तरह के मैसेजेस होते हैं वो एक्स्ट्रा मैसेजेस, हमारा काम है, यकीनन हम आपको दे देंगे, बट पीडीएफ के बगैर हम नहीं पढ़ सकते। तो ये तो बात नहीं है, आप अपने बुक ओपन करें और उसमें पढ़ते रहें, आपको आखिर में ये मिल जाएगा। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।